नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ये पाकिस्तान के उस पार से आया हुआ दस्तक जो नशे का दस्तक है, वो हर तीसरे घर में मौत का दस्तक दे चुका है। लेकिन आज भी हम ये सोच करके आंख मूंद लेते हैं, जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंख मूंद लेता है कि ये उनके घर का मसला है। ये उनके घर का मसला आपके घर में भी आ सकता है। नशा इस तेजी से फैल रहा है कि आप डी एडिक्शन सेंटर जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवक इसमें संलिप्त हैं और उनके माँ बाप किस तरीके से खून के आंसू बहा रहे हैं। हमने डी एडिक्शन सेंटर जो पुलिस ने खोल रखा है, वहाँ पे कुछ युवाओं से बात की और उन्होंने अपने दिल का दर्द हमें बताया और हमने उनसे पूछा कि क्या आप अपने पेरेंट्स के उन खून के आंसुओं की कीमत का आंकलन कर सकते हो, क्या वो लौटा सकते हो? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दर्शकों, ये एक ग्रुप है, एक साथ नशा करते थे, एक साथ मन बना कि अब नशा छोड़ देना चाहिए। हालात क्या बने होंगे, लेकिन जब भी मैं बात शुरू करता हूँ तब भी अपने मास्टर से, समाज से ये ज़रूर कहता हूँ कि इनको नशेड़ी ना कहते हो, इनको ये कहिए कि बीमार हैं। जब आप इनको बीमार समझेंगे, इनकी हेल्प भी कर पाएंगे, हेल्प के साथ साथ इनको समाज में, माशरे में जगह भी दिलवा पाएंगे। ये मेरा गुजारिश रहेगी, जितने भी मौजूद शहरी हैं जो नशे से डील कर रहे हैं, इनको ड्रग एडिक्ट नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये बीमार हैं। आपने एक साथ कैसे फैसला लिया कि नशा छोड़ देना चाहिए? सर कि अभी काफ़ी टाइम हो गया नशा करते हुए, तो अभी फैमिली के रिलेशन ख़राब हो रहे थे, सब कुछ, तो अपनी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए अभी यही फैसला था कि एंडिंग छोड़ना ही छोड़ना, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है। 7 जो दोस्त थे ओवरडोज हो चुकी है उनको, 7 दोस्तों की डेथ हो चुकी है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, इनके 7 दोस्तों की डेथ हो चुकी है और आज भी हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि नशा हमारे घर घर में घर कर चुका है। यानी आज कोई भी घर, हमें इतना संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि मेरे घर में अभी मेरा बच्चा नशा नहीं लेता है, लेकिन पड़ोस का बच्चा जब नशा ले रहा होगा तो समझो कि आपका बच्चा भी नशा ले रहा है। समाज वही अच्छा होता है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है और वही उसके दुख का निवारण कर सकता है। कभी ऐसी घटना जब आपने अपने परिवार के साथ गलत किया हो नशे की पूर्ति के लिए? जी बड़ी बार किया। कई बार पैसे नहीं होते थे, घर वालों से लड़के पैसे लेने, उनको दुखी करना हर छोटी छोटी बात पे। वो हम कम दुखी होते थे, वो हमसे ज़्यादा होते थे, क्योंकि वो हमें हर टाइम देखते थे कि हम कैसे छोटे छोटे पलों में मर रहे हैं। तो जिंदे तो हम हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे हैं सिर्फ फैमिली की वजह से। फैमिली सपोर्ट कर रही है, अगर फैमिली भी हमें बाकी लोगों की तरह सपोर्ट नहीं करती तो आज हम यहाँ नहीं होते। अगर हम आज नशा छोड़ना चाहते हैं तो 50% हम अपने दिल से छोड़ रहे हैं, 50% घर वालों के, क्योंकि घर वालों के बिना सपोर्ट के हम जहाँ नहीं आ सकते थे। उनको क्या कहेंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, यानी नशे की लत लगाई? कुछ तो होंगे, कुछ तो कारण रहे होंगे ना, जिस वजह से आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि आप नशे के बिल्कुल दलदल में, यहाँ तक नशा आपके पहुँच चुका था। सर मेन बात तो ये थी कि मज़ा लेने के लिए हमने खुद यूज़ किया ये नशा, मगर तब तो हमें मज़ा आता था। अब पता लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ही बुरी थी। वाइट करने से हमें ये नुकसान हुए, फैमिलियाँ दूर हो गए, रिलेशन दूर हो गए। अभी ये है कि दिल का मन की बात ये करते हैं हम कि अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए, कि हमारे जैसे हम इस दौर पे गुजर रहे हैं कि हमारे आगे बच्चे ना गुजरें, इसलिए हम कोशिश करना चाहते हैं। आप शादीशुदा हैं? जी सर, मेरा बेटा 8 साल का, वाइफ मेरी जॉब करती है BN हॉस्पिटल में। तो अभी मैं इस चीज़ों से तंग आके खुद कि कल को ये ना बोले कि ये नशेड़ी का बच्चा। आपको खुद प्रेरणा मिली या घर वाले पकड़ के छोड़ के लाए यहाँ पे चलिए, या फिर आप सबने डिसाइड किया कि अब इससे नशा मुक्त होना है?
सर मेन बात तो हमने खुद डिसाइड किया, बाकी फ्रेंडों से डिस्कस करके कि यार बहुत हो गया, तो ऐसा हम छोड़ना चाहते हैं, तो कहाँ पे जाके छूटेगा। तो हमें लास्ट डिसीजन यही मिला कि सेंटर में। जो प्राइवेट सेंटर है ना, वहाँ पे मारते इतना ज़्यादा है ना, छोटी छोटी खाना अच्छा नहीं देते हैं, ना दवाइयाँ देते हैं, मारते हैं। कई लड़कों की सेंटर के अंदर डेथ हो चुकी है। यहाँ ये है कि अगर हमें खाने में छोटी सी भी कंप्लेन है ना, तो मैम उन्हें भी सॉल्व करते हैं। दवाई अगर रात को 12 बजे भी किसी को कोई भी तकलीफ हो तो मैम उसी टाइम आ जाते हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद इस साइड पे कैसे आ गए? कहीं भी गलती कोई भी कर सकता है, इसमें मलाल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपने दिशा सही चुनी है। पीछे पास्ट को डिस्कस करके हम अपने आप को कमज़ोर ना करें, हम आपको मजबूत करें कि अब हम जिस जगह पे आए हैं उस जगह से हम सही होकर घर लौटेंगे। ऐसा सोचते हो आप कि उसके बाद हम कभी भी मुफ्त में भी मिले तो नहीं करेंगे? जी सर, बिल्कुल सोच है हमारी। सर पहले तो हमने नशा एंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था सर, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी मजबूरी बनता गया। फिर हमें ना चाहते हुए भी सर नशा करना ही पड़ता था, क्योंकि हैबिट अब वो हमारी आदत। आप चोरी चिकारी भी करनी पड़ती होगी, फिर पुलिस स्टेशन में भी आपका नाम दर्ज होता होगा। सर अभी तक तो फिलहाल भगवान की दया से पुलिस स्टेशन अभी तक वहाँ। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या करते? शादी नहीं की है ना आपने? सर अनमैरिड हूँ जी सर। लेकिन रिश्ते खराब होते हैं, रिश्तेदार अपने आप को अवॉइड करते हैं, दूर रखते हैं, अपने बच्चों को आपके साथ नहीं जाने देना चाहते, तब आपको कितना गुस्सा आता होगा, कितना अपने आप को महसूस करते हो? राइट सर, रिश्तेदार तो दूर रखते हैं, यहाँ तक कि हमसे हमारे घर वाले भी दूर हो जाते हैं नशे की वजह से सर, क्योंकि हमें सिर्फ नशा चाहिए होता है। जब हमने नशा कर लिया तो फिर तो हम सर सबके साथ लॉयल हम्बल प्यार से रहते हैं। जब हमें नशा नहीं करना, हमारे पास नशा नहीं है, पैसों का हमने कहीं से मांगते रहने घर में पैसे, जब तक हमें पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो तो हम सर तब तक पागल हो जाते हैं सर। ट्रस्ट डिफिसिट भी हो जाता है जी। पेरेंट्स आप पे पैसे का बिल्कुल भरोसा नहीं करते, कोई एक पैसा आपको दे के राजी नहीं कि इसने नशा ही करना। जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। कोई हमने खुद अपना अब आपको मलाल होता है, दुख होता है कि हमने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत किया है। बिल्कुल सर, दुख होता है। हमने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी उनको बड़ा दुख दिया है सर, लेकिन अब सर अंदर से आवाज़ आई, खुद से हम सर सेंटर में आए हैं। अब पूरा मन बनाया हुआ है कि ये सेंटर से जाने के बाद एक अच्छी लाइफ जिएंगे सर। अब आपने क्या सोचा है कि सेंटर से बाहर निकलने के बाद दोबारा इसमें लिप्त होंगे कि अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं? सर बिल्कुल। कितने साल हो? सर बिल्कुल सर, मेरे को हो गए हैं नशा करते 7-8 साल। सर मैं बिल्कुल, पर मैं करता ही था। हमारे मोहल्ले में एक पैडलर था, वो बेचता था, तो वो हमारे पास आके करवा देता। मैंने भी कर लिया, पहले फॉइल मारते थे, पता नहीं था। फिर 4-5 दिन उसने लगवाया, उसके बाद हमें दर्दें वगैरह होने लगी। उसको फ़ोन किया, जब उसने बोला 1000 रुपया करो, हमने कहा ये क्या। जब 1000 रुपया दिया सर, फिर किया, फिर रोज का 1000 रुपये देना कहाँ से मैनेज करते थे? सर करते थे, शुरू में हो जाता था सर, लेकिन अब ये टाइम आ गया था रोज का 5000 रुपये चाहिए था सर। डोज बढ़ती जाती है, लेकिन नशे से हम परेशान हो गए थे, घर वाले हमें विश्वास नहीं करते थे हम पे। बाकी ये सेंटर जो है पुलिस लाइन वाला सर बहुत अच्छा है। इधर इंसान है, प्राइवेट सेंटर में बंदा नहीं कभी छोड़ सकता है। उधर उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ, मारते हैं। नहीं, आपने पहली बार कब और क्या समझ के लिया था सर और क्यों छोड़ रहे हो? ये एक मैसेज देना है, ये आप टीवी चैनल के लिए नहीं कर रहे हो। जी। अपनी यूथ, अपनी हम उम्र या आपसे छोटे लोग हैं, वो इस जलजल में ना फंसे, इस जंजाल में ना फंसे, इसके लिए आप एक अच्छा सा संदेश दीजिए। सर नया जब करने लगे थे शुरू में, तब सर मज़े के लिए कि करते थे, मज़ा आता था। लेकिन सर अब पता चलता है वो मज़ा नहीं है, वो दलदल में हम फंस चुके हैं। मजबूरी के कारण हमें करना पड़ता है, पर चाहते हैं नहीं करें, लेकिन मजबूरी के कारण करना ही पड़ता है हमें। क्रेविंग होती है, विड्रॉल पड़ते हैं, तोड़ बजती है सर। बाकी घर में चोरी भी। क्वालिफिकेशन सर 12th की है। आप यहाँ सेंटर से निकल करके जाओगे, आपको लगता है ना समाज आपको ऑन करेगा, क्योंकि समाज भी थोड़ा समाज में बदलाव आ रहा है। जैसे मैं बार बार अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ कि आपको नशेड़ी ना समझते हुए एक बीमार समझना चाहिए। क्या समाज में आपको स्पेस मिल पाएगा? वक्त लगेगा, लेकिन मिल पाएगा ना? जी सर बिल्कुल मिल पाएगा, वक्त लगेगा सर। विश्वास टूटते 1 मिनट नहीं लगता, बनवाते बड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं पहले रहा था इधर कोई 1-1.5 साल पहले पुलिस लाइन में, तो मैंने 11 महीने की रिकवरी दी है। उसके बाद फिर मैं लग गया। अब ऐसी थोड़ी घर की प्रॉब्लम थी, गुस्सा वगैरह करता था, पापा ने डांटा वगैरह, बस करने लगा।
लेकिन अब पछताता हूँ कि मैंने क्यों किया। जो मैंने 11 महीने निकाले हैं नशे के बिना, वो ज़िंदगी जीने वाली थी सर। ये ज़िंदगी तो कुत्ते वाली है। अब मैं सोच समझ के हाथ जोड़ के पापा को बोला कि मुझे इधर छोड़ो, मैंने सुधरना, अपनी लाइफ सुधारनी है। आपको महसूस होता है कि आपने बड़े क्रूशल और कीमती समय अपना इस नशे में वेस्ट कर दिया? सर वेस्ट ही किया, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं इसके अलावा। सर मैं ऐसे बीटेक ग्रेजुएट हूँ तो बीटेक ग्रेजुएट? जी सर। सर पहले में शुरू में हमने इसको इस तौर पे लिया कि मतलब एज ए कूल दिखने के लिए, कूल एंजॉयमेंट के लिए। तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी सर इसके बारे में कि इससे ऐसे विड्रॉल्स या तोड़ ऐसे ही होती है। जब आस्ता आस्ता इस ड्रग्स को लेते रहे सर, तो उसके बाद जब ये फील हुआ कि ये तो कुछ अजीब सी बॉडी में विड्रॉल्स वगैरह पड़ रहे हैं, तो सर उसके बाद उसके हम आदी बनते गए। ऐसे ऐसे मुझे अब 10 साल हो गए हैं सर ड्रग्स यूज़ करते। इसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली का ट्रस्ट, फैमिली के रिलेशंस मतलब सब सर बर्बाद हो गया मेरा। मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो घर आते नहीं, उनके बच्चों के साथ मेरा मतलब कोई लिंक नहीं है सर। गलती इसमें थोड़ी सी घर वालों की भी थी, उनको भी पहले थोड़ा पता लग गया था कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, पर वो होता ना कि एक बेइज्जती फील ना हो कि हमारा बच्चा ड्रग्स लेता है। वो मतलब किसी के सामने ओपन नहीं हुए ना, उनको सेंटर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज थी सर। जैसे ही सर इसके बारे में थोड़ा मुझे पता लगा कि ड्रग सेंटर है जिससे हम मतलब अपना इलाज कर सकते हैं सर, तो मैंने एडिक्शन सेंटर का एक लाभ तो है कि लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। और बड़ी बात है कि आपने तस्लीम किया, खुद को माना कि हमसे गलती हुई है। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा दूसरी दिशा में मत जाना। जो आपने स्टेप अब उठाया है कि आपने अपने जीवन को सुधारना है, सुधारने के साथ साथ अपने परिवार और अपने रिश्तेदार और समाज के बीच में जो स्पेस आपको नहीं मिल रही है, वो स्पेस पानी है। और समाज को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। पड़ोसी का घर अगर जल रहा हो, पड़ोसी के घर में अगर कोई नशा कर रहा हो, तो उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा होना चाहिए। अपने बच्चों को दबोच करके घर बिठाना और ये संतुष्टि कर लेना कि हमारा घर साफ है, हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है, ये सबसे गलत बात होती है। समाज को भी अपना रोल, अपनी भूमिका, सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना होगा। दर्शकों, इस वक्त हम पुलिस डी एडिक्शन और रिहैब सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार ओपीडीज बढ़ती जा रही है, भर्ती बढ़ती जा रही है। कारण हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने पहले आम एम्यूनिशन दे करके देख लिया, अब ये नार्को टेररिज्म है और नार्को टेररिज्म से हमारी जनरेशन को तबाह करना चाहता है, हमारे यूथ। और स्वयं मैं कहूँगा, सबसे समाज से ये कहूँगा, इनको ये मत कहिए कि ये नशे की दलदल में फंस चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनको ये कहिए कि ये किसी बीमारी से यानी बीमार हैं। इनको बीमार मानेंगे तभी समाज इनको ऑप्ट करेगा। आपकी हम प्राइवेसी बरकरार रखेंगे, नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन कैसे और क्या अपनी इच्छा से आप इस रिहैब सेंटर में आएंगे? जी सर। क्या आपके घर वाले छोड़ गए थे, आप अपनी इच्छा से आए? नहीं सर, हम बाहर सर बहुत परेशान हो गए थे सर, रोज़ मतलब कि नशा कर करके। तो सर हम इस सेंटर में आ गए सर, सोचा कि हमारा इलाज होगा अच्छे से सर। तो सर बहुत अच्छे से इलाज होता है, बड़ा अच्छा सर स्टाफ है इधर का सर। मैम हमारे सर पूरा कॉर्पोरेटिव करते हैं, हमारी शनाज मैम है, गुलनाज मैम है हमारे सर, जो मतलब कि हमें ट्रीट करते हैं। मतलब कि ऐसे मतलब जैसे सर हमने वैसे भी प्राइवेट सेंटर वगैरह सर वो भी काटे हैं सर, वहाँ मार्क वगैरह होती है सर। ये मैम अपने बच्चों की तरह रखती हैं हमें, मतलब कि रोज़ सुबह आती हैं हमारे पास, पूछते हैं मतलब कि आपको कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। मतलब कि सवाल ये उठता है कि जब आपने पहली बार नशे को हाथ लगाया था, तब क्या मन में था? और जब आपके मन में ये आया कि इस जंजीरों से हमें मुक्ति पानी है, तब क्या मन में आया? ये दो अलग अलग पहलू। सर सबसे पहले तो सर हमको जब नशा सर तो सबसे पहले तो कोई इंसान कहता है कि नशा कोई किसी को करवाता है सर, तो ये सर मेरा मानना है कि सर मेरे को तो सर क्यूरोसिटी थी करने की सर, चाह थी एक। तो मैं जब तक उसको किया सर पहले, उसके बाद सर जब तक कि मतलब कि हमने उसको छोड़ना चाहा तो सब तक वो तो सर हमारी लत बन चुकी थी। तो सर फिर हमको मतलब कि ना चाहते हुए भी सर हमको उसको करना पड़ा सर। क्यों आया? किससे इंस्पायर होकर के आया? सर इंस्पायर होके तो सर किसी का नहीं, लेकिन खुद ही पता है सर हमको कि ये गलत चीज़ है सर। तो मतलब जहाँ तक हमने सुनते आए हैं कि पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जैसे कि आप बता रहे थे कि हमको मतलब हमारे देश को ख़त्म करने के लिए सर, वो तो एक अलग चीज़ रही। लेकिन
गलत है सर ये करना नशा। होता है कि माँ बाप को बहुत कष्ट दिया, बहनों को बहुत कष्ट दिया है। बहुत ज़्यादा होता है सर, अफसोस सर। सर अब पीछे मतलब कि अपने पास्ट को लेके तो नहीं हो सकते, लेकिन अपना फ्यूचर तो हम सुधार ही सकते हैं सर। सर पता ही है सर, एक किस्म की मौत ही है सर। जी सर। माँ का दुख आप शब्दों में बयान कर सकते हो? जब उसका बेटा देर देर रात तक नहीं आता होता, जब उसका बेटा नशे को लेकर के तड़पता होता है, तो माँ कितनी दुखी होती है। और कहते हैं मातृभूमि से माँ का दर्जा ऊपर होता है। सर हाँ सर, वो तो सर हम अपने माता पिता का ऋण तो सर हम कभी चुका नहीं सकते सर। तो सर उनको तो हम शब्दों में सर बयां भी नहीं कर सकते सर। जहाँ पर माँ बाप हमारे लिए खड़े हैं सर, वो और कोई हमारे लिए सर खड़ा भी नहीं है सर। लेकिन लोग छुपाते हैं, आप छुपा नहीं रहे हैं। क्या कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं करियर में कामयाब नहीं हो पाया इसलिए मुझे, आप में ऐसा नहीं, आप खुल करके मतलब बेबाकी से बोल रहे हैं आप। सर सबसे पहले जब तक हम मानेंगे नहीं कि ये सर हम एक नशेबाज हैं सर, तो हम सब कभी ज़िंदगी में नशा नहीं छोड़ सकते सर। सर इस मतलब प्रोग्राम में सबसे पहला सर ये रूल ही है सर, एक्सेप्टेंस, कि मानो इस बात को कि हम नशा करते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि हम नशा करते हैं, तो सर हम कभी ज़िंदगी में नशा नहीं छोड़ पाएंगे, मेरे को लगता है सर। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कई बार नशे को पूरा करने के लिए इंसान पैडलर भी बन जाता है, नशा बेचना भी शुरू, क्या ऐसी नौबत आई थी आपके ऊपर? सर पैडलिंग तो नहीं आई सर नौबत कभी ज़िंदगी में सर, तो लेकिन सर हाँ कि मतलब कि सर हमने मतलब काफ़ी सर घर में सर जहाँ तक हो सकता कि चोरियाँ भी की सर हमने सर, घर पे अपने सर बड़ा कुछ ऐसा किया, लेकिन मैंने आज सर पैडलिंग नहीं की सर आज तक सर। क्या आपको लगता है कि आपने जो स्टेप उठाया है, और आप, क्योंकि आपका नेटवर्क रहता है, आपके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देते हैं कि यहाँ पर आओ और अपने जीवन में सुधार डालो? जी सर, मैं तो सभी सर अपने दोस्त जितने मेरे को सर, अगर आपकी गुलिस्तान न्यूज़ के थ्रू मेरे को सुनना चाहते हैं सर, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी प्राइवेट सेंटर्स हैं सर उनमें जाना बंद करें सर। ये बड़ी सुंदर संस्था है सर, ये हमारा क्या पुलिस लाइन की तरफ से हमको इतनी सुंदर संस्था मिली हुई है सर। वेट करो सर कुछ देर, अगर आपको नहीं इधर मिलती है सर, हमारे मैम बहुत अच्छे हैं सर, कि आपको ज़रूर मौका देंगे इधर भर्ती होने का सर, तो डेफिनेटली सर आपको इधर एडमिशन मिलेगी और सर आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मलाल कितना है, दुख कितना है कि अपना कितना समय गंवाया आपने, माँ बाप के आंसू, वो आँख जो खून के आंसू रोए हैं, उनकी कीमत आप कभी नहीं चुका सकते। कभी नहीं चुका सकते। और सर हम जो हमारा दुख है सर, वो हम शब्दों में सर क्या पता हम बयां भी नहीं कर पाए सर। बहुत ज़्यादा दुख है सर। हम अपने पीछे को लेकर तो सर रो नहीं सकते, अपना जो फ्यूचर है सर उसको ही सुधार सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, ये शख्स भी नशे की जंजीरों से मुक्ति पाना चाहता है और स्वेच्छा से इस वक्त डी एडिक्शन सेंटर में आया है। इसकी हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसको समाज में रहना है। एक बार तो फिर मैं समाज, अपनी सोसाइटी से ये ज़रूर कहूँगा कि इनको नशेड़ी मत कहिए, इनको कहिए कि ये बीमार हैं। बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक इनको आप बीमार नहीं समझोगे तब तक इनका ना इलाज हो पाएगा और ना ही इनको सोसाइटी में न्याय मिल पाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वजूहत रही कि आपको इस नार्को टेररिज्म का हिस्सा बनना पड़ा, यानी नशे का मुरीद बनना पड़ा? कुछ नहीं सर, मेरे को ड्रग यूज़ करते यही कोई 6 साल हो गए। स्टार्टिंग में सर मेरा यही था कि मैं मतलब अपने से बड़े दोस्तों के साथ मेरा साथ था, वो ये सब यूज़ करते थे, तो मैंने भी मतलब ट्राई के चक्कर में, मतलब मज़ा लेने के चक्कर में ट्राई किया, तो ये मेरे को लग गया। आपका अनुभव क्या कहता है कि आदमी पहले मज़ा लेने के चक्कर में आता है, या फिर वो कौन सी सोसाइटी होती है, कौन से इर्द गिर्द आपके लोग होते हैं जो आपको इस तरह से मजबूर करते हैं? ये सर जो इर्द गिर्द जो नशा करने वाले लोग हैं, इससे बच के रहना चाहिए सर। हाँ, मेरा यही था सर, मैं स्टार्टिंग में अपने से बड़े दोस्तों के साथ रहता था, उनके साथ मैंने यूज़ किया, तो मेरे को मतलब मैं अब एडिक्ट बन चुका हूँ। मेरे को 7 साल हो गए यूजिंग में। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सर कि मतलब जो आने वाली न्यू जनरेशन है, जो अभी के बच्चे हैं, वो मतलब थोड़ा ध्यान रखें, गलती से भी ये सब चीज़ें यूज़ ना करें, नशे से दूर रहें। क्या ये प्रण लेते हैं आप कि दोबारा इस दलदल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कष्ट सहा है? हाँ सर, कोशिश यही है, मतलब सोचा है सर। हाँ, प्रण लेता हूँ मैं कि मैं अब नहीं करूँगा।
कभी आपने माँ बाप के, भाई बहन के आंसुओं की कीमत का आंकलन किया कि जब आप बाहर से नशे में टुल होकर के आते थे और उनकी क्या हालत होती थी, और ना जाने कि कितनी बेअदबी भी आपने अपने माता पिता से की हो, बहन भाई से की हो? जी जी सर, बहुत बहुत गलत चीज़ें हुई हैं नशे में मुझसे। बंदा नशे में माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, अपनी फैमिली को फैमिली नहीं समझता। उसको एक ही चीज़ से प्यार होता है, सिर्फ नशे से। उसको उसका नशा मिलना चाहिए, और कुछ मिले, खाना मिले ना मिले, घर वालों का प्यार मिले ना मिले। तो यूजिंग में सर यही होता है। ये नशा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 1,21,000 के करीब ओपीडीज़ में लोग आ रहे हैं जो नशे से लिप्त हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और आपको कैसे लगा? क्या आपके पेरेंट्स यहाँ पे लाए, या आपकी खुद की इच्छा की कि मुझे आप डी एडिक्शन सेंटर जाना चाहिए? मेरी खुद की इच्छा थी सर, मैं तंग आ गया था सर नशा कर करके। मेरी खुद की इच्छा थी नशा छोड़ने की, इसलिए मैं डी एडिक्शन सेंटर में आया। जी सर। खुद की इच्छा कब और कैसे जागी? सवाल ये उठता है, जब आपको नशा करने की इच्छा जागी और आपको छोड़ने की इच्छा जागी, जब छोड़ने का मन बनाया तो कैसे बनाया? ये आपका मैसेज बहुत सारे वो यूथ देखेंगे जो अपने माँ बाप को मिसलीड कर रहे हैं और नशा करते हैं। आपका संदेश ये ज़रूर सुनेंगे कि कैसे इच्छा जागी कि मैं इस जंजाल से बाहर निकलूं। मैं सर तंग आ गया था नशा कर करके। मैं इंजेक्ट कर रहा था सर, और अब तो लास्ट टाइम ये हुआ था कि ना मैं मतलब इंजेक्ट कर पाता था, मेरी कोई नर्व नहीं मिलती थी, ना ही मैं अपने आप को इंजेक्ट कर पाता था। मैं बहुत तंग आ गया सर। घर पे चोरियां वगैरह ये वो, ना घर वालों को धोखा दे रहा था, ना मतलब हर तरह की सर बुरी चीज़ मैंने की। नशा मतलब चोरी की, ऐसा ही सब सर। एक सवाल ये पूछूंगा कि कितना क्राइम किया आपने नशे की पूर्ति के लिए? आपको घर में चोरी भी करनी पड़ी। और दूसरा सवाल ये पूछूंगा, आपने नशे में अपने कितने दोस्तों को खो दिया जो अब इस दुनिया में नहीं है? मैंने सर नशे में अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया, जिनके साथ मैंने नशा शुरू किया था। काश ही कोई अभी बचा होगा, बाकी सबकी डेथ हो गई है सर। नशे में सर बहुत सी बुरी चीज़ें की, घर से सोना बेचा, चोरियां की, बाप के पर्स से पैसे निकाले, बाइकें बेच दी, गाड़ियां बेच दी, बहुत सा मतलब लॉस आया सर। क्या आपके मम्मा पापा आपके पर्दादारी करते थे, रिश्तेदारों को बताते थे कि बड़ा अच्छा बच्चा है, या फिर क्या आपको लगता है कि ओवरडोज कैसे होती है? बताएंगे आप? बहुत सारी मौतें ओवरडोज की वजह से होती हैं। जी जी, ओवरडोज सर यही एक्सेस में नशा करना। जो क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं ट्वेल्थ पास हूँ जी। तो आपके कुछ दोस्त ओवरडोज की वजह से डेथ हुई होगी? हाँ सर, काफ़ी दोस्तों की ओवरडोज से डेथ हुई है। मेरे को कई बार ओवरडोज हो चुकी है, 4-5 बार। हाँ, फिर भी ऊपर वाले की मेहर है कि मतलब मैं बच गया। बाकी जो मेरे दोस्त थे वो कोई नहीं बचा सर, वो मर चुके हैं सभी, जिनके साथ मैंने नशा शुरू किया था। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहता हूँ सर मैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो ध्यान रखे, नशे से दूर रहें, बुरी संगत से दूर रहें। अभी आपके पास आयु है, अपने माँ बाप के खून के आंसुओं की कीमत आप चुका पाओगे। 6 से 7 साल के बीच में जो दुख कष्ट अपने माता पिता को दिया है, अब आपके पास वो वक्त है कि उसकी भरपाई करो, एक अच्छे सपूत बन के उनकी सेवा करो और दोबारा इस चीज़ को हाथ मत लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ड्रग्स की प्रॉब्लम हमारे समाज में आज की डेट में इस ढंग से डीप चली गई है कि नौजवानों को अपने पे कंट्रोल नहीं रहा। और मैं ये समझता हूँ इस के ख़िलाफ़ एक एंटी ड्रग मूवमेंट जो है हम सबको मिलजुल के चलानी चाहिए। समाज के हर वर्ग के लोगों को, सीनियर्स को और हमारी स्टेट की पुलिस, सभी लोगों को मिलजुल करके इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ कहीं भी इस टाइप की कोई इंसिडेंट किसी के सामने आए तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली एक्सपोज करना चाहिए, ऐसे लोगों को पुलिस की हिरासत में ले लेना चाहिए और इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। जो लोग ये ट्रेड कर रहे हैं,
मैं ये समझता हूँ ऐसे ट्रेडर्स के ख़िलाफ़ भी एक टायरेड जो है वो स्टेट को भी शुरू करना चाहिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनके ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ताकि ये जो मेनेस है ड्रग्स, एंटी ड्रग जो है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलजुल करके आज की डेट में मेहनत करनी चाहिए। देखिए जी, जो ड्रग एडिक्शन की लत लग गई है समाज में, सोसाइटी में, नौजवानों में, उसको क्रब करने के लिए सरकार को सख्त से सख्त, कड़े से कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से समाज में ड्रग का फैलाव नहीं होना चाहिए। ये समाज में ऐसे अनासर हैं, कुछ लोग, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, जो लोगों की आइडेंटिफिकेशन की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि एजुकेशन का होना और लोगों को समाज में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि इस महामारी से, ये जिस जम्मू एंड कश्मीर में फैल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पहल में साथ दें, और सरकार को चाहिए कि वो नशा, किसी किस्म का भी नशा हो, उसको मुक्त करने के लिए पॉलिसी बनाए। यहाँ एक तरफ शराब खाने खोले जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, वो भी समाज में बुराई फैलाते हैं। उसका देखा देखी ये ड्रग एक किस्म की ये ट्रैफिकिंग पॉलिसी पैसे के लिए हो रही है। देखिए, ड्रग्स और ड्रग एडिक्शन जिस तरीके से समाज को अंदर से ख़त्म कर रहा है, बहुत एक चिंताजनक विषय है। मुझे लगता है कि पूरे समाज को, अपार्ट फ्रॉम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या सामाजिक संगठन हैं, पूरे समाज को इसे एक मूवमेंट के रूप में खड़ा करना चाहिए और इस ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या से निजात पाने के लिए एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि अपने भी सिस्टम्स आप अकाउंटेबल करिए और सशक्त सिस्टम्स इन प्लेस रखिए, ताकि ये ऐसी समस्या जिससे नस्लें और हमारे देश की जड़ों पर प्रहार हो रहा है, उसको हम अंत कर सके। नार्को टेरर इसी से उपजी हुई एक समस्या, जिससे आतंकवाद को भी पूरा समर्थन मिल रहा है, वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी, उस दृष्टिकोण से देख के भी इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। हमारी एकम सनातन भारत दल पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ शामिल है और अच्छे तरीके से हम इसमें शामिल करेंगे कि किस तरीके से एक प्रायोरिटी एरिया बना के ड्रग्स के अगेंस्ट वॉर को हम आगे बढ़ें और पूरे समाज में जागरूकता फैलाएं। पूरा समाज जब इसके लिए तैयार होगा तो मुझे लगता है कि उसी के बाद इस समस्या का हम अच्छे तरीके से अंत कर पाएंगे। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शहनाज भट्ट हमारे साथ मौजूद है, जो पुलिस डी एडिक्शन सेंटर और रिहैब सेंटर भी कहेंगे उसको हम, उसके इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, सब कुछ यही देख रहे हैं, इनके ही रहनुमाई में ये सेंटर चल रहा है। कैसा चल रहा है? और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में जो लोग यहाँ पर आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं या फिर पेरेंट्स पकड़ करके छोड़ करके जाते हैं, और आपकी काउंसलिंग किस हद तक इनके दिमाग पर असर करती है कि वो सोचते हैं कि हमें अब दूसरा जीवन जीना चाहिए? जैसे कि आपने मेंशन किया कि दोनों तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और दे आर विलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप जिसमें वो ट्रैप्ड होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्हें फैमिली या कोई आपके पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कोई भी रिलेटिव्स लेके आते हैं, बाई फोर्स आते हैं। लेकिन जहाँ तक बाई फोर्स वाले मरीज़ों का ताल्लुक़ रहता है, वो उन्हें हम सिर्फ ओपीडी सर्विसेज देते हैं, और एडमिशन जितने भी मरीज़ों का होता है वो किसी का भी उनकी पर्सनल कंसेंट के बगैर नहीं होता है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ लॉ है उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से एडमिट कर सकें या उसे उसकी ज़िंदगी के बारे में कोई भी। बैंक का टर्म होता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपके यहाँ जो लोग आते हैं, कितने लोग वाकई में नशा छोड़ते हैं और कितने दोबारा? कभी इसकी कैलकुलेशन की, इसका आंकलन किया कभी? सवाल बहुत डिफ़िकल्ट है और इस सवाल का जवाब मैं इसी तरह से दूंगी कि अगर किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं मेडिसिन के, और आप उन्हें पूछते हैं कि जो आपके पास डायबिटिक्स के पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आते हैं, तो क्या आपके पास आंकड़े हैं कि उनमें से कितने रिकवर्ड हैं? क्योर जो है ना, क्योर सिर्फ सर्जन कर सकता है। एक पेशेंट के पेट में कोई अपेंडिसाइटिस का कोई प्रॉब्लम है, कोई रीनल कैलकुलस है, वो ऑपरेशन टेबल पे जाएगा, उसे ऑपरेट करेगा एंड ही विल बी क्योर्ड। बाकी रेस्ट ऑफ द मेडिसिन इज़ ट्रीटेबल, इट्स नॉट क्यूरेबल।
और उसके बाद बात यही है कि मान के चले हमारे पास एक पेशेंट आता है और जब उसकी फैमिली हमारे साथ आती है, चाहे वो अल्कोहलिक हो, चाहे वो ओपियोइड यूज़ में हो, तो फैमिलीज़ आती हैं एंड दे से कि वी हैव नॉट स्लेप्ट फॉर मंथ्स टुगेदर, और अल्कोहलिक्स आते हैं और वो वाइफ को या बच्चों को हरास करते हैं, मारते हैं, और जो फिज़िकल और मेंटल ट्रॉमा है। और जब पेशेंट हमारे पास रहता है फॉर 1 मंथ और मरीज़ को लेने जब आते हैं वो कहते हैं वी हैव स्लेप्ट वेल फॉर द लास्ट 1 मंथ, और उसके बाद अगर हमारा पेशेंट 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स भी एब्सटेन करता है मेडिसिन से, नशे से, तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी हैव प्रोवाइडेड टू द फैमिली फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, दैट मैटर्स अ लॉट। रिलैप्स एक रूल है एडिक्शन में। आप किसी भी बड़े से बड़े सेंटर, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, आप नेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाएं, आपको इस तरह के आंकड़े कोई नहीं देगा कि वी हैव क्योर्ड। इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए जर्नी। जिस तरह से डायबिटिक जब तक दवाई खाएगा ही विल बी मेंटेनिंग ए गुड, जिस दिन उसने शादी में जाके एक रसगुल्ला खा लिया उस टाइम शुगर स्पाइक फिर से हुआ। इसी तरह हमारे एडिक्शन में भी लोगों को बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे वो अपना मोटिवेशन लूज़ करते हैं, दे रिलैप्स, लेकिन दे ऑलवेज कम बैक। आपकी काउंसलिंग कितनी प्रभावशाली रहती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स लंबे समय से जिन्होंने पाला पोसा, उनकी काउंसलिंग इफ़ेक्टिव नहीं रहती, और आपकी काउंसलिंग कैसे प्रभावशाली रहती है? फैमिलीज़ जिस तरह से अपने बच्चों से बात करती हैं वो एक अलग तरीका होता है। हम जिस तरह से काम करते हैं, हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ प्लान्ड वे हैं, उनमें बात करते हैं। हमारे काउंसलर्स 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं जिसमें हम उन चीज़ों तक जाते हैं जो हमारे पेशेंट्स ने कभी डिस्कस नहीं की होती अपनी फैमिली से, किसी के साथ नहीं। हमारे ग्रुप सेशंस होते हैं जिसमें हम पेशेंट्स को इस तरह से इंस्पायर करते हैं कि वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वो अपने अंदर झांकते हैं और वो डिसाइड करते हैं अपने लिए। हम उन्हें डिक्टेट नहीं करते। एडिक्शन बेसिकली इट्स जस्ट लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे आइसबर्ग का तोदा है और टिप ही सिर्फ ऊपर दिखता है, लेकिन उसके नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। ये पहाड़ हमारे पेशेंट्स का एंग्जाइटी है, हमारे पेशेंट के सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, हमारे पेशेंट्स की अदर साइकेट्रिक इलनेसेस हैं। जब भी सोसाइटी में फोकस किया जाता तो उस टिप पे फोकस किया। आप टिप काट देंगे, नीचे से फिर से आएगा, तो वी वर्क ऑन दैट पार्ट विच इज़ अंडरनीथ द वाटर। तो उस तरह से हम बहुत। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, और मुझे पता है कि DPL में भी जब डी एडिक्शन सेंटर था तब भी आपका काफ़ी सारा अनुभव है। आपको लगता है कि अब नार्को टेररिज्म या नशा बढ़ा है, लगातार और निरंतर बढ़ रहा है? डेफिनेटली बढ़ ही रहा है, क्योंकि एक्सेस अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। उस पे भी कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा है कि हम अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सा कम किया जाए। उसके बाद अवेयरनेस जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि जितनी भी नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ हैं वो 3 कैटेगरीज़ के अंडर होती हैं। उसमें आता है सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन एंड हार्म रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन कभी भी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, किसी भी मुल्क में, क्योंकि आप जितना भी चीज़ों को रोकते हैं कहीं ना कहीं से वो आ जाती हैं। तो हमारा जो मेन काम है दैट इज़ ऑन डिमांड रिडक्शन, कि हम अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, इनफैक्ट 7th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को ट्रेन किया जाए, इस मौजू पे बात की जाए। यूजुअली आपको पता है हमारा इंडियन कल्चर बहुत सी चीज़ों को वी डोंट डिस्कस इट ओपनली, हम कहते हैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो वक्त आ चुका है जब हमें अपने बच्चों के साथ खुद बात करनी है कि व्हाट्स ड्रग्स, क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से अगर आप इसमें एक बार जाते हैं तो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कम आउट ऑफ इट। तो बहुत से लेवल, सोसाइटियल लेवल पे है, स्कूल्स में है, पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना, और देयर आर मेनी फैक्टर्स, हम किसी एक फैक्टर को नाम नहीं दे सकते। पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, एक्सपोजर टू मीडिया है, बहुत सी चीज़ें, ईजी एक्सेस है, बेयर आपको एक नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप से मिल रही है। सिगरेट स्मोकिंग अगर आप किसी 10 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे को भी भेज रहा है फादर, तो ही इज़ एबल
एबल टू गेट इट फ्रॉम दैट, ही कैन परचेज इट। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इट्स अ मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम, और उसके सोल्यूशंस भी किसी एक चीज़ पे टारगेट नहीं हो सकते। हमें मिल के पूरा कम्युनिटी में बहुत सी स्ट्रीम्स को मिल के इसको देखना है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर साहिबा ने ठीक ही कहा कि माशरे के हर एक वर्ग को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। और मैं अगर राजनीतिज्ञों की बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में इसको नहीं रखा है और प्रमुखता से नहीं रखा है, क्योंकि आज जो बेसिक चैलेंज है हमारे पास, आतंकवाद से भी ज़्यादा चैलेंज ये नार्को टेररिज्म है। और मुझे लगता है कि सियासी जमातों को भी अपना घोषणा पत्र बनाते समय इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें हेल्दी अपनी नई जनरेशन चाहिए, हेल्दी यूथ चाहिए, तो हमें प्रायोरिटी सेक्टर में इसको नशे को लाना होगा कि नशे से मुक्ति कैसे दिलवाई जा सकती है। धन्यवाद दर्शकों। आज हमारे साथ एसएसपी एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है। और तनवीर डीवाईएसपी, आपका स्वागत है। और सबसे ज़्यादा चैलेंज आपके ऊपर है। आतंकवाद अपनी जगह है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने हथियार बांटा, अब कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत हमारी युवा पीढ़ी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए नार्को टेररिज्म, यहाँ कहें कि नशे की खेप भेज रहा है। और आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में ये चैलेंजिंग है? हाँ जी, ये हमारा जो ANTF है 2020 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ जी। 2020 के बाद जो ANTF का ऐसे मैंडेट रहा, वो पहला हमारा ये रहता था कि हम कमर्शियल क्वांटिटी के, जिसमें ज़्यादा बड़ी रिकवरीज रहती हैं, वो केसेस रजिस्टर करें और उसमें जो पूरा नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क को बस्ट करें। उसमें हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस वगैरह पे काम करते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसमें जो भी हमें लगता है कि ड्रग्स से कमा के जो पैसे से प्रॉपर्टी वगैरह बनाई जाती है, उस प्रॉपर्टी को भी हम कन्फिस्केट करके फोरफिट करते हैं, ताकि जो वो नेटवर्क है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, जो भी नेटवर्क किसी FIR में फिगर होता है। बाकी नारकोटिक्स को डील करने के लिए हमारा एक एनकार्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जिसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। दूसरा इसमें ये रहता है कि हम अवेयरनेस दें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक गैदरिंग्स में, रैलीज रहती हैं, उसमें लेक्चर्स रहते हैं। तो ये रूटीन में चलता है, ये हम भी करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होता है, ताकि पब्लिक को जब अवेयरनेस होगी तो वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखेंगे जी, और अपने बच्चों पे कंट्रोल भी रखेंगे। और बच्चों को भी ये गाइड किया जाता है कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में, जब उनका फ्री टाइम होता है, स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ करें। तो इस पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। बाकी जो जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का तल्लक है, इसमें केसेस रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी बड़ा है और जो कन्विक्शन रेट है, जो केसेस डिसाइड हो रहे हैं, उसमें कन्विक्शन रेट भी अच्छा हो रहा है। तो हर एक एफर्ट इसमें की जा रही है, जिसकी वजह से इसको, इंडिया को जो बोलते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी इस पे काम चल रहा है सभी साइड से, सभी डिपार्टमेंट से, तो बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव होगा। नशा लेने वाला, पैडलर और सप्लायर, इनके बीच में लिंक कैसे आप स्थापित करते हैं? बड़ा सप्लायर तो अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। हमारे जो कुछ कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, उसमें इंटर स्टेट स्मगलर्स हमारे केसेस में भी हैं, मे बी बाहर के डिस्ट्रिक्ट केसेस में भी हैं, बड़े स्मगलर्स भी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। जो छोटे छोटे पैडलर्स हैं वो भी जब पकड़े जाते हैं तो उनको भी पर्चे लगते हैं, कार्रवाई उसके ऊपर भी होती है। तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है आज की डेट में। ये जो पैडलर्स और स्मगलर्स का है, इसके बाकी जो सोर्सेज वगैरह लगा के हम टाइम टू टाइम इस पे काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से पैडलर हैं, कौन से स्मगलर्स हैं। अब हमारा थोड़ा सा बड़े पर्चे का रहता है, जो कमर्शियल क्वांटिटी के होते हैं, तो हम ज़्यादा वही डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड है कि यहाँ पर नशा बिक रहा है। क्या टास्क फोर्स को पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या वजह है कि वहाँ पर आप रेड्स कंडक्ट नहीं करते? अगर रेड्स कंडक्ट भी करते हैं, वो इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि पुलिस को भी कई बार इंजर्ड होना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जितने भी जहाँ पे ये नशे की प्रॉब्लम ज़्यादा है, वहाँ रेड्स भी पड़ते हैं, बंदे भी अरेस्ट होते हैं, FIRs भी लगती हैं।
कोऑर्डिनेशन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का बिल्कुल ठीक है, बराबर है, अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये ख़त्म होगा। जी, टास्क फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनमें भी आपस में लाइजनिंग होती है, कभी आपस में मुलाकात? हाँ, हमारा भी लाइजन रहता है। बहुत सी चीज़ें जो एनसीबी को कभी हमारे यूटी के मुताबिक होती हैं तो वो भी हमें भी कांटेक्ट करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन रहता है हमारा एनसीबी के साथ भी। राजकुमार जी, डी एडिक्शन सेंटर्स भी खुले हुए हैं, क्या वहाँ पर जो लोग अपनी स्वेच्छा से इलाज कराने के लिए आते हैं, रिहैब के लिए आते हैं, क्या उनके साथ भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपको कौन मुहैया करवाता था? हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि जितने भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं इनमें मैं खुद भी जाता हूँ। जहाँ जो बंदे एडिक्ट्स होते हैं उनको हम पूछते हैं, जो पैडलर्स का नाम देते हैं, हम नंबर हम बहुत बार विज़िट किया हमने डी एडिक्शन सेंटर्स को। फिर जो भी वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सर्विलेंस वगैरह पे ला के पूरा डेवलप करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो बहुत सी जगह हमें वहाँ से भी कामयाबी मिलती है जी, क्योंकि वो बड़ी एक फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो एडिक्ट होते हैं। सेकंड में आपके माध्यम से एक पब्लिक को और अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एडिक्ट हैं उनको एज ए पेशेंट समझें और उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। ये भी एक हमारा मैंडेट है कि जितने भी एडिक्ट्स हो गए हैं उनको हम डी एडिक्ट करें। हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हैं, ताकि वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी पास करें। तो वहाँ टीम्स और डॉक्टर्स वगैरह रहती हैं, साइकेट्रिस्ट रहते हैं, तो उनका इलाज वगैरह होता है। तो उनको एक नॉर्मल पेशेंट ट्रीट करना चाहिए सोसाइटी में, ऐसे नहीं कि उसको एक स्टिग्मा लेके बैठ जाओ कि अगर हम इनको बताएंगे आगे, वैसे नहीं करना चाहिए। जो भी एडिक्ट हो गया है, जो उनको पता है कि जिसको प्रॉब्लम है, तो उसको हमारे नोटिस में लाएं, हम उसको डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती करा के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वो भी कुछ टाइम के बाद डी एडिक्ट होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी पास कर सकता है। वेल, दर्शकों, मैं बार बार यही कह रहा हूँ ना, समाज को इस चीज़ को समझना चाहिए, इनको नशेड़ी ना समझते हुए ये कहना चाहिए कि बीमार है और इनको समाज में स्पेस देना चाहिए, अगर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या राजकुमार जी, आपको नहीं लगता है कि हॉस्पिटल्स, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ भी आपका रब्ता होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बच्चा ओवरडोज बुला रहता है और पेरेंट्स पर्दादारी रखते हैं और उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। एक एग्जांपल तो मेरे दोस्त के बेटे का भी है। आपको चाहिए कि मेडिकल कॉलेज और बाकी जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स आए हुए हैं उनके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ? देखो, जो हमारी एनकार्ड मीटिंग्स होती हैं उसमें सभी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन का है, सभी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। जो चीज़ें आप बोल रहे हो, मेडिकल डिपार्टमेंट एनकार्ड का एक हिस्सा है, वो भी एक मेंबर हैं जी, तो वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी डाटा शेयर करते हैं, कितने बंदे उनके पास आते हैं, कितने का ट्रीटमेंट करते हैं, वो सारा शेयर करते हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे, पेरेंट्स से क्या गुजारिश करेंगे? पेरेंट्स से हमारी यही गुजारिश है, सबसे पहले जो बच्चे टीनेजर हैं उनके ऊपर अच्छी नज़र रखें, उनके ऊपर पूरी नज़र रखें कि बाहर वो गलत सोसाइटी में ना आए। दूसरा, मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर उनको लगता है कि उनके इलाके में कोई भी पेडलर जब गलत बंदा आके घूमता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ, जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो वहाँ पे कंसर्न्ड अफसर्स हैं, उन सब के साथ शेयर करें कि ये गलत बंदा हमारी सोसाइटी में आता है, हमारी लोकेलिटी में आता है, इसके पास छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। अगर ऐसा बंदा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के सामने लाएं। तीसरा, जो बड़े बड़े स्मगलर हैं, आपको लगता है कि रातों रात अमीर हो रहे हैं, जिनका काम धंधा कुछ नहीं है और जो पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसके ऊपर भी काम करें, तो हमें पता चले कि सोसाइटी में कोई गलत पैसा कमा के प्रॉपर्टी रेस तो नहीं कर रहा और जो हमारी जनरेशन है इसको तबाह नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई सियासतदान नहीं है या ऐसी कोई सियासी जमात नहीं है जिसके बीच में उसके कार्यकर्ता के बच्चे या कार्यकर्ता ने इसको लेकर के अपनी जान ना गंवाई हो। इस नशे ने कितने ही परिवारों को दंश दिया है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सियासतदान भी चुप्पी साधे रखते हैं। मजबूरियां ना जाने कौन सी हो सकती हैं, लेकिन आज ये वक्त है, समय की नज़ाकत है कि सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा यही है, नशा ही सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन नदारत है हर एक सियासी जमात की मैनिफेस्टो से नदारत है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में नहीं है। हम लकीर पीटते हैं जब देखते हैं कि पड़ोसी के बच्चे की जान गई ओवरडोज से, उसके जान में जाके सांत्वना करते हैं और ये कामना करते हैं, ये दुआ मांगते हैं भगवान से कि मेरे बच्चे पर ये आपदा ना आए। लेकिन जब आपको पता था कि पड़ोसी का बच्चा इसमें संलिप्त है तो आपने मौके पर उसकी मदद क्यों नहीं की, आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आपने जिस जगह पर आपको सूचित किया जाना चाहिए था आपने सूचित नहीं किया। तो आप बने रहिए और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पड़ोस के घर में अगर बच्चा नशा ले रहा है तो
वो आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।